नमस्कार जोहार, मैं मानसी गुप्ता हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेटेड रहने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। कल होगी कैबिनेट की बैठक, लिए जाएंगे कई अहम फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार 22 मई को होगी। बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इसकी जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दी है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जैक 8 रिजल्ट, रांची के बच्चों का रिजल्ट शानदार, राज्य भर में मिला दूसरा स्थान। जानिए पहला कौन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कल मंगलवार को कक्षा 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा में कुल 4,99,972 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें कुल 4,71,937 परीक्षार्थी सफल रहे। इसके अलावा 25,429 परीक्षार्थियों का रिजल्ट मार्जिनल रहा। इनके लिए विशेष परीक्षा ली जाएगी। 8वीं बोर्ड के रिजल्ट में कोडरमा जिले का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। कोडरमा के 97.76% विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए। 8वीं बोर्ड के रिजल्ट में राजधानी रांची के बच्चों का परिणाम भी शानदार रहा। पूरे राज्य में जहां कोडरमा पहले स्थान पर रहा, तो वहीं रांची ने दूसरा स्थान हासिल किया। पिछले वर्ष रांची जिला को 21वां स्थान मिला था। पिछले बार के मुकाबले इस वर्ष विद्यार्थियों का प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रांची जिले से 8वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 35,828 विद्यार्थी शामिल हुए थे। झारखंड के 12 जिलों में आज देर शाम भारी बारिश का अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, कहीं गिरे पेड़ तो कहीं गई जान। 25 के बाद मौसम साफ। झारखंड में बीते कुछ दिनों से पूर्व पश्चिम दिशा से चले साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिख रहा है। आलम यह है कि पिछले कई दिनों से सुबह में गर्मी और दोपहर में उमस के बाद मौसम तेजी से बदला जा रहा है। मौसम के बदलाव से लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा और बारिश ने तबाही मचा रखी है। मंगलवार को भी पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश 45 मिलीमीटर बोकारो में दर्ज की गई है, जबकि राजधानी रांची में सिर्फ 1.5 घंटे में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रांची सहित हजारीबाग, गुमला और सिमडेगा में आंधी की वजह से दर्जनों विशालकाय पेड़ गिर गए। वहीं वज्रपात से हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ में 36 वर्षीय युवक सुनील कुमार ठाकुर की मौत हो गई। इधर राजधानी रांची में तेज बारिश से जलजमाव हो गया। JN कॉलेज धुरवा और कोकर साधु मैदान के पास बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया। इधर मौसम में बदलाव रहने के साथ ही पलामू प्रमंडल अब भी तप रहा है। यहां का पारा 41.4 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। मंगलवार को भी पलामू सबसे गर्म जिला रहा। मंगलवार को पलामू का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री और 24 घंटे में 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बात राजधानी रांची के मौसम की करें तो यहां का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के मौसम की बात करें तो आज राज्य के दक्षिणी हिस्से के 4 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा में कहीं कहीं मेघ गर्जन और 50 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलेगी। इस दौरान वज्रपात भी होगा। बारिश के भी आसार हैं। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सड़क पर गिरी टोपी, उठाने के दौरान पिकअप ने कुचला। गोड्डा में बाइक से जा रहे थे तिलक समारोह में। हादसे के बाद ड्राइवर हुआ फरार। गोड्डा में बीती रात सड़क हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई। वो बाइक पर अपने साथी के साथ तिलक समारोह में जा रहे थे। इसी बीच हवा से उनके सिर पर लगी टोपी उड़कर सड़क पर गिर गई। वो टोपी उठाने के लिए बीच सड़क पर पहुंचे और इसी दौरान सामने से आ रही पिकअप ने उन्हें रौंद दिया। हादसा बोआरीजोर ललमटिया मुख्य मार्ग मोहल्ला पर हुआ। मृतक की पहचान ललमटिया थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव निवासी लालजी सोरेन के रूप में हुई। लालजी अपने साथी के साथ बाइक पर महिला से मंगरा साड़ू की बेटी के तिलक समारोह में जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लालजी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर फरार हो गया। रजरप्पा कोयला खदान में हादसा, आग बुझाने के दौरान भूधंसान, मजदूर गड्ढे में समाया। रामगढ़ के रजरप्पा कोयला खदान में लगी भूमिगत आग अब जानलेवा हो चली है। मंगलवार को यहां भुचुंगडी गांव स्थित अवैध खदान में लगी आग बुझाने के क्रम में जमीन धंस जाने के कारण एक मजदूर जमीन धंसने से बना गहरा गड्ढे में समा गया। CCL रजरप्पा प्रबंधन उसको खोजने के लिए बचाव अभियान चला रहा है। इधर युवक की पत्नी मीरा देवी बार बार बेहोश हो जा रही है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे और CCL प्रबंधन तथा पुलिस प्रशासन के विरुद्ध काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। रजरप्पा के भुचुंगडी इलाके में कई दिनों
दिनों से जमीन के भीतर कोयले में आग लग जाने के कारण लोग डरे हुए हैं। इससे जगह जगह भूधंसान का खतरा भी मंडरा रहा है। सीसीएल तथा प्रशासन की ओर से आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आग बुझाने का काम एक ठेकेदार को दिया गया है। ठेकेदार ने गोला थाना क्षेत्र के खोखा निवासी रविंद्र महतो सहित कई मजदूरों को आग बुझाने के लिए रखा था। मंगलवार शाम लगभग 6:30 बजे रविंद्र महतो अन्य मजदूरों के साथ पाइप से पानी डाल रहा था। इस बीच अचानक उसके पैर के नीचे की जमीन धंस गई और वह अंदर समा गया। रविंद्र के साथ काम कर रहा मजदूर गांधी महतो ने बताया कि हम लोग एक साथ काम कर रहे थे। बिना सुरक्षा उपाय के हो रहा था काम। स्थानीय लोगों का कहना है कि खदान में लगी आग को बुझाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। मजदूरों के लिए सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए गए हैं। आग कहां से कहां तक लगी हुई है, इसका भी सीमांकन नहीं किया गया है। इंस्टाग्राम पर 2 सप्ताह पहले हुई थी दोस्ती, मिलने बुलाकर किशोरी के साथ किया दुष्कर्म। रांची के अनगढ़ा में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान हरिचंद महतो के रूप में हुई है। आरोपी ने किशोरी को घुमाने के नाम पर अपने घर लाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस के अनुसार दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर 2 सप्ताह पहले हुई थी। दोस्ती प्यार में बदल गई और आरोपी किशोरी को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। किशोरी ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पलामू में टीएसपीसी का टॉप कमांडर गौतम यादव बनारस से गिरफ्तार। टीएसपीसी के टॉप कमांडर गौतम यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह उत्तर प्रदेश के बनारस में इलाज करा रहा था। पलामू एसपी के नेतृत्व में अभियान एसपी राकेश कुमार सिंह ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि कुछ दिन पहले मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान गौतम यादव को 2 गोली लगी थी। इसके बाद से वह अपना नाम छुपाकर बनारस के एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि गौतम यादव बनारस के एक अस्पताल में नाम छिपाकर इलाज कर रहा है। सूचना मिलते ही पलामू पुलिस की विशेष टीम ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 रांची के 48 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षार्थियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा 25 मई को देश भर में आयोजित होगी। इसके लिए राजधानी रांची में 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के दौरान यूपीएससी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता में मंगलवार को डीएसपीएमयू के सभागार में एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग मीटिंग हुई। आयुक्त ने संबंधित अफसरों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन समन्वय पूर्वक एवं निष्ठा से करने का निर्देश दिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 सदस्यीय पुलिस बल के साथ एक अलग दल 3 पुरुष एवं 2 महिला की तैनाती अनिवार्य रूप से की जाएगी, जो परीक्षार्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच सुनिश्चित करेंगे। मैया सम्मान योजना में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा। नई गड़बड़ी से अधिकारियों का भी चकराया माथा। अब जारी हुआ नया आदेश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना फर्जीवाड़े का पिटारा साबित हो रही है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में एक के बाद एक फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ही बैंक खाता नंबर से 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं, वह भी प्रखंड की 19 पंचायतों से। दिलचस्प बात यह है कि सभी आवेदनों में मोबाइल नंबर भी करीब करीब एक जैसे ही हैं। 10 अंक में से कोई एक अंक सिर्फ बदल दिया गया है। इससे जाहिर होता है कि योजना में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस बाबत पूछने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आरती मुंडा ने बताया कि एक ही बैंक खाता नंबर डालकर 19 पंचायतों से 19 आवेदन प्राप्त होने की बात सही है। मोबाइल नंबर भी थोड़ा बहुत इधर उधर है। ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति ने सभी 19 पंचायतों से आवेदन भर दिया है। बैंक खाता नंबर भी चाकुलिया प्रखंड के किसी बैंक का नहीं है। गोपनीयता बनाए रखने की वजह से उन्होंने खाता नंबर का खुलासा करने से इनकार कर दिया। वीडियो ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। कैसे गड़बड़ी हुई, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन का 6.65 करोड़ से हुआ पुनर्विकास। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। साल 1960 में स्थापित गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 6.65 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरा किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत देश भर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 फरवरी 2024 को देश भर में 1000 से अधिक स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई थी। प्रधानमंत्री 22 मई को 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें
दक्षिण पूर्व रेलवे की गोविंदपुर रोड स्टेशन का भी समावेश है। ये स्टेशन हटिया राउरकेला रेलखंड पर स्थित है और रांची, खूंटी एवं राउरकेला जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ता है। वर्तमान में यहां से 3 एक्सप्रेस ट्रेनें जम्मू तवी संबलपुर, एलएफपी धनबाद और तपस्विनी एक्सप्रेस तथा 2 पैसेंजर ट्रेनें हटिया राउरकेला और हटिया झारसुगुड़ा संचालित होती हैं। स्टेशन में कुल 4 रेल लाइनें हैं। पुनर्विकास कार्य को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। इस अवसर पर सीओ कर्रा वंदना भारती, स्टेशन मास्टर ध्रुव कुमार और अन्य रेलवे अधिकारी उपस्थित रहे। स्टेशन का नवीनीकरण यात्री केंद्रित सोच और आधुनिक तकनीकों के साथ किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा मिल सके। पुनर्विकास से पहले स्टेशन पर सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन अब इसे एक अत्याधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। मरीजों को राहत, सदर अस्पताल में हृदय रोग का होगा इलाज। बन रही कैथ लैब 60 दिन के भीतर एजेंसी अस्पताल को सौंपेगी। राजधानी के सदर अस्पताल में अब हृदय की सभी तरह की बीमारी का बेहतर इलाज होगा। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा कैथ लैब सेटअप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। करीब 8 करोड़ की राशि से कैथ लैब तैयार कराया जाना है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार के अनुसार ई टेंडर को लेकर 22 मई को प्री ब्रीड बैठक रखी गई है। टेंडर भरने की अंतिम तारीख 22 मई निर्धारित की गई है। टेंडर में यह भी शर्त रखी गई है कि चयनित एजेंसी को 60 दिन के भीतर कैथ लैब तैयार कर प्रबंधन को सौंपना होगा। अब देखना यह होगा कि टेंडर में कितनी एजेंसी रुचि लेती हैं और टेंडर फाइनल होने के बाद कितने दिनों में कैथ लैब पूरा होता है। वर्तमान में सदर अस्पताल में करीब 8 माह से कार्डियोलॉजी विभाग संचालित है, जहां हर महीने हजारों रोगियों को दिल से संबंधित बीमारियों का उपचार मिल रहा है। कार्डियोलॉजी विभाग में डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर राजेश कुमार झा, डॉक्टर अमित चतुर्वेदी, डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह और डॉक्टर साकेत सोनी अपनी सेवा दे रहे हैं। सरना धर्मकोड आदिवासी अस्मिता का सवाल, भाजपा ने हमेशा आदिवासियों की मांगों को दरकिनार किया, झामुमो। भाजपा नेता सरना धर्मकोड के मुद्दे पर झामुमो पर लगाए गए आरोपों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को आदिवासियों के हितों से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस मुद्दे को उछाल रही है। उन्होंने कहा कि सरना धर्मकोड आदिवासी अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान का सवाल है, जिसे लेकर झामुमो शुरू से गंभीर रहा है। भाजपा ने हमेशा आदिवासियों की मांगों को दरकिनार किया और उनके अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया है। विनोद पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने न तो 2014 से पहले और न ही बाद में कभी ईमानदारी से सरना धर्मकोड के समर्थन में कोई पहल की। उल्टे उनकी सरकारों ने वनाधिकार कानून और स्थानीय नीति जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर आदिवासियों के खिलाफ कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरना धर्मकोड की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि ये वर्षों पुरानी सामाजिक मांग है, जिसे भाजपा अब राजनीति का मुद्दा बना रही है। भाजपा को जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार ने इतने वर्षों में इस कोड को लागू क्यों नहीं किया। केंद्र में 10 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में रहते हुए भी भाजपा ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। विनोद पांडे ने कहा, उन्होंने भाजपा के बयान को हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि जो पार्टी आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए कॉर्पोरेटों को सौंपना चाहती है, वह आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। विधायक जयराम महतो का जुबानी हमला, पूछा कैसे पूरा होगा विनोद बिहारी महतो का सपना। डुमरी विधायक जयराम महतो सह बीबीएनकेयू के छात्र अतिथि के रूप में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार के साथ उन्होंने मंच साझा किया। मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा को लेकर विधायक जयराम महतो ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि विनोद बिहारी महतो के सपनों को आज हम महज 5 से 15% ही पूरा कर सके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की जरूरत है। प्राइवेट बीएड कॉलेज को लेकर माननीयों पर बड़ा हमला बोला है। विनोद बिहारी महतो एक ऐसे शख्स रहे जिनके कारण ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में जो विनोद बिहारी महतो ने किया है, वो शायद ही किसी ने किया हो। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में भी कई खामियां हैं। यहां काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर काफी दिक्कत हुई। ये मामला सदन में उठाने के बाद उनका वेतन वृद्धि हुई। ये कहां का नियम है, जब सदन में सवाल उठाएंगे तो उन्हें वेतन मिलेगा। झारखंड आंदोलन की लड़ाई 40 से 70 और फिर 1970 से 2000 तक ये लड़ाई चली। इस लड़ाई का कोयलांचल मुख्य केंद्र बिंदु था। त्रिवेणी संगम के नायक विनोद बाबू, कॉमरेड ए.के. राय और गुरुजी रहे हैं। विनोद बिहारी महतो ने जो सपना देखा था, आज भी उससे कोसों दूर है। 5 से 15% हम उनके सपनों को साकार कर पाए हैं।
हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से हरी भरी होंगी पहाड़ियां, लगाए जाएंगे 5 लाख से अधिक पौधे। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण व घटते जंगल को देखते हुए जमशेदपुर वन प्रमंडल ने जंगलों में हरियाली लाने के लिए झारखंड में पहली बार हेलीकॉप्टर और ड्रोन के माध्यम से पौधारोपण करने का अनोखा प्लान तैयार किया है। इसी मानसून के दौरान जमशेदपुर वन प्रमंडल अपने क्षेत्र में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से 5 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। पहाड़ों के समतल स्थलों जहां पौधा पेड़ का रूप धारण कर सके, वैसे स्थानों पर ही हेलीकॉप्टर और ड्रोन से सीड बॉल ऊपर से गिराए जाएंगे। सीड बॉल मिट्टी से बने गेंद होते हैं जिनमें पौधों के बीज होते हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल पौधों को लगाने के लिए एक नया तरीका है जो खासकर उन जगह पर उपयोगी है जहां जमीन तक पहुंचना मुश्किल है या पारंपरिक तरीकों से पौधारोपण करना संभव नहीं है। इस तकनीक से पौधों की संख्या बढ़ाने, जंगल में घनत्व को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी, खासकर ऐसे इलाकों में जहां हरियाली कम हो गई है। इस तरीके की मदद से 5 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाए जाएंगे। अबुआ आवास योजना पहली साल की योजना भी अब तक पूरी नहीं। 2 लाख में से 55,765 आवास ही पूरे हुए। अबुआ आवास योजना से वित्तीय वर्ष 2023-24 से अब तक महज 28% ही आवास का काम पूरा हो पाया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों को मिलाकर 2 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य पहले वित्त वर्ष में रखा था, जिसके विरुद्ध 1997 में 15 आवास स्वीकृत किए गए थे। स्थिति यह है कि 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अब महज 55,765 आवास का काम पूरा हो गया है। लोहरदगा, गुमला, देवघर, सरायकेला, खरसावा, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, गढ़वा, पलामू व पश्चिम सिंहभूम जिले की खराब स्थिति है। यहां लक्ष्य से काफी कम आवास बनाए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने इसे लाल निशान पर रखा हुआ है। वहीं पाकुड़ जिले की स्थिति अव्वल है। यहां लक्ष्य 6,649 में से 3,583 आवास का काम पूरा कर दिया गया है, यानी 53% से अधिक घर बना दिए गए हैं। कोडरमा, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, लातेहार की स्थिति बेहतर है। इन जिलों में 30 से 50% के अंदर आवास बना दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 1.5 लाख से कम आवास निर्माण का काम चालू स्थिति में है। लिंटल, प्लिंथ लेवल तक काम चल रहा है। करीब 93% आवास लिंटल लेवल में है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी समीक्षा भी की है और अधिकारियों को अविलंब इसका काम पूरा करने को कहा है। सनकी युवक ने दुकानदार को मारा चाकू, आरोपी हिरासत में। रामगढ़ शहर में एक सनकी युवक ने गुरुद्वारा रोड में एक दुकानदार को चाकू मार दिया। मंगलवार की रात इस वारदात को अंजाम देने के बाद सनकी युवक विशाल चरण फरार हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल दुकानदार राहुल कुमार को तत्काल इलाज के लिए रांची रोड स्थित पोलीडॉग अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही आरोपित युवक विशाल शरण और उसके पिता पूनम स्वीट्स होटल के मालिक देवेंद्र शरण को हिरासत में ले गए। रामगढ़ थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि दुकानदार राहुल कुमार का इलाज चल रहा है। राहुल ने पुलिस को बताया कि विशाल शरण अपने साथ चाकू लेकर उसकी दुकान के पास पहुंचे थे और बहस कर रहे थे। इस दौरान उसने कुछ ऐसी बात कही जिससे राहुल को भी गुस्सा आ गया। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई और विशाल शरण ने चाकू निकालकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने तत्काल विशाल शरण और उसके पिता देवेंद्र शरण को थाने लाया और पूछताछ कर रही है। विभागीय आदेश के बाद असमंजस, 74,500 खराब चापानलों के मरम्मत कार्य पर लग सकता है ग्रहण। मंत्री ने खराब पड़े चापानलों की मरम्मत का दिया था निर्देश। राज्य में खराब पड़े 74,500 चापानलों की मरम्मत एवं पेयजल योजना की जीर्णोद्धार का काम प्रभावित हो सकता है। जिलों में विभिन्न कारणों से पेयजल के स्रोत बंद पड़े रहने से उत्पन्न जल संकट को दूर करने के लिए योजना विभाग के अनटाइड फंड से राशि खर्च के लिए 259 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। योजना एवं विकास विभाग की 2 मई को समीक्षा बैठक हुई थी। इसके बाद योजना एवं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेयजल के बंद पड़े स्रोतों को चालू करने एवं जीर्णोद्धार के लिए अनटाइड फंड से राशि खर्च करने का निर्देश जारी करने की हिदायत विभागीय सचिव को दी थी। इसके बाद योजना विभाग की ओर से 19 मई को सभी डीसी को पत्र जारी किया गया। इसमें योजना समिति व जिला योजना कार्यकारिणी समिति से पारित नई योजना एवं जीर्णोद्धार योजना पर ही राशि खर्च करने का आदेश दिया गया है। विभाग ने पत्र में कहा है कि योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्व निर्गत विभागीय परिपत्रों के आलोक में ही करें। उल्लेखनीय है कि अनटाइड फंड से होने वाले खर्च के गाइडलाइन में मरम्मत पर खर्च करने की अनुमति नहीं है। विभाग ने समीक्षा बैठक के निर्णय और मंत्री के निर्देश के अनुसार अनटाइड फंड से खराब पड़े चापानलों की मरम्मत एवं पेयजल योजना के जीर्णोद्धार के लिए छूट नहीं दी है। रांची के सदर अस्पताल में नवजात का अपहरण करते हुए पकड़ाई महिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची के सदर अस्पताल से नवजात बच्चे को चुराने की कोशिश करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोअर बाजार थाना की पुलिस ने आरोपी 50 वर्षीय सुल्ताना खातून को मंगलवार को जेल भेज दिया।
वह कांटा टोली के कुरैशी मोहल्ला सुल्तान लेन की रहने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार सुल्ताना पहले सहिया का काम करती थी और इसी कारण वह अस्पताल के कामकाज से अच्छी तरह परिचित थी। हालांकि 2 साल पहले उसे इस काम से हटा दिया गया था। पुलिस पूछताछ में सुल्ताना ने बताया कि वह बच्चे को नर्स के कहने पर अल्ट्रासाउंड कराने ले जा रही थी, लेकिन पुलिस को शक है कि वह बच्चे को बेचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके खुद के बच्चे पहले से हैं। इस मामले में बच्चे की मां निरसी देवी ने केस दर्ज कराया है। वह बुढ़मू थाना क्षेत्र के हेसलपीड़ी गांव की रहने वाली है। निरसी देवी ने बताया कि उन्होंने 17 मई की सुबह 7:45 पर सदर अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। उसी शाम करीब 7 बजे एक महिला उनके पास आई और कहा कि उनका पति नशे में अस्पताल के बाहर गिरा पड़ा है। महिला की बातों में आकर निरसी देवी अपने नवजात को लेकर उनके साथ ऑटो में बैठ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद महिला ने बच्चे को गोद से छीन लिया और 10,000 रुपए देने लगी। जब निरसी देवी ने पैसा लेने से इनकार किया तो महिला झगड़ा करने लगी और ऑटो से उतरकर भाग गई। इसके बाद निरसी देवी किसी तरह अपने बच्चे को लेकर वापस अस्पताल पहुंची और परिवार वालों व अस्पताल कर्मियों को पूरी बात बताई। हालांकि उस समय पुलिस को सूचना नहीं दी गई। 19 मई को आरोपी महिला फिर से अस्पताल परिसर में दिखी, जिसके बाद परिजनों और अस्पताल कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर में जादू टोना के शक में 2 महिलाओं की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चलते 2 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जादू टोना का शक होने पर ग्रामीणों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। घटना मुसाबनी थाना क्षेत्र के पारुलिया टोला श्रीमत डी गांव की है। पुलिस के अनुसार 26 अप्रैल को गांव में एक व्यक्ति सोमा बोदरा की 10 साल की बेटी की मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार वालों को शक हुआ कि गांव की ही 2 महिलाओं ने जादू टोना कर बच्ची को मार दिया। इसी शक में 14 मई की शाम गांव के डिब्रू हांसदा, सोमा बोदरा, मागू हांसदा, चोटका बोदरा और सांडील पूर्ति ने मिलकर दोनों महिलाओं की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शवों को गांव से दूर पश्चिम दिशा में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। 19 मई को मामला दर्ज किया गया और फिर जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने हत्या की बात स्वीकार की। पुलिस ने गड्ढे में दफनाए गए शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके अलावा हत्या में इस्तेमाल किए गए औजार भी जब्त कर लिए हैं। हाईवे में गिट्टी के नीचे रखी थी अंग्रेजी शराब। पुलिस को देख भागने के दौरान खाई में पलटी गाड़ी। बिहार में होनी थी डिलीवरी। शराब का अवैध कारोबार करने वाले लोग हर दिन नए नए तरकीब अपनाकर शराब की खेप को बिहार पहुंचाने में जुटे रहते हैं। ऐसे ही एक नई तरकीब का खुलासा तब हुआ जब गिट्टी रोड हाईवा सड़क पर पलट गया। तस्कर गिट्टी के नीचे शराब रखे हुए थे और उसके ऊपर से गिट्टी लोड कर दिया था। घटना की जानकारी देते हुए ढाब थाना प्रभारी रवि पंडित ने बताया कि बीती रात थाने के सामने वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। सूचना मिली थी कि एक डोमचांच की ओर से एक हाईवा में गिट्टी के नीचे अंग्रेजी शराब को छिपाकर सतगावा की ओर ले जाया जा रहा है। फिर बिहार ले जाने की तैयारी थी। इसी बीच एक हाईवा उस ओर आ रही थी, जिसे हमने रुकने का इशारा किया, लेकिन उक्त हाईवा का चालक हमें चकमा देकर भागने लगा, जिसका हमने पीछा करना शुरू किया। उक्त हाईवा थोड़ी ही दूर आगे गया और घाटी स्थित एक तीखे मोड़ पर जाकर हाईवा पलट गया। ट्रक के पलटते ही सारा खुलासा हो गया। मंत्री योगेंद्र प्रसाद केंद्रीय मंत्री CR पाटिल से मिले। जल जीवन मिशन के लिए लंबित राशि की मांग की। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी हिस्सेदारी के लिए केंद्र सरकार से त्वरित सहायता की मांग की है। मंगलवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर योजना के कार्यान्वयन में आ रही वित्तीय बाधाओं की जानकारी दी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि जल जीवन मिशन की प्रगति धन की कमी के कारण लगभग ठप हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने में संसाधनों की भारी कमी आ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस विषय में शीघ्र कार्रवाई की जाए। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 2114.16 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था, परंतु राज्य को अब तक मात्र 70 करोड़ रुपए ही मिले हैं। मंत्री ने यह भी मांग की कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी आवश्यक राशि जल्द से जल्द जारी की जाए। बामनी हिंसक झड़प मामले में आजसू नेता हरेलाल महतो समेत 9 आरोपी बरी। सरायकेला खरसावा के चांडल निमडी थाना क्षेत्र के बामनी में चड़क पूजा के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प के मामले में 4 साल बाद आजसू नेता हरेलाल महतो समेत 9 आरोपी को न्यायालय ने बरी कर दिया है। उक्त मामले पर अनुमंडलीय न्यायालय में गत 17 मई 2025 को अंतिम बहस हुआ था। वहीं कल सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।
आजसू नेता हरेलाल महतो एवं अन्य आरोपियों की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएसपी सिन्हा ने मामले की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा था, जिसके एडीजे सचिंद्रनाथ सिन्हा की अदालत ने अंतिम फैसला देते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो समेत 9 आरोपियों को बरी कर दिया। अब हर एक मंगलवार को आम लोगों से मिलेंगे अंचलाधिकारी। अंचलों में लगी शिकायतों की झड़ी, म्यूटेशन, जमीन मापी, सामाजिक सुरक्षा के सबसे अधिक मामले आए। रांची की जनता को विभिन्न कार्यों के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाने की दिशा में रांची डीसी ने एक और पहल की है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने मंगलवार को सभी अंचलों में पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बैठकर आम लोगों से मिलने का टास्क दिया है। इस कड़ी में मंगलवार को जिले के सभी अंचलों में सीओ पूरे दिन कार्यालय में बैठे और आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गईं और कई समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान भी किया गया। सीओ पब्लिक मीट कार्यक्रम में समस्याओं की झड़ी लग गई। लगभग सभी अंचलों में जमीन का म्यूटेशन नहीं होने, जमीन की मापी में परेशानी होने, जमीन का पारिवारिक बंटवारा, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन नहीं मिलने, नल जल योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों की समस्याएं सामने आई। सदर, हेहल, अरगोड़ा, रातू, नगड़ी, कांके सहित अन्य अंचलों में जमीन विवाद के सबसे अधिक मामले सामने आए। इस दौरान दर्जनों आवेदकों के पारिवारिक पेंशन योजना और जमीन मापी से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाला गया। म्यूटेशन, आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का समाधान भी जल्द करने का भरोसा दिया गया। सीओडीसी ने सभी सीओ को मंगलवार के अलावा रोजाना दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच आम लोगों से मिलने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन में सभी लोग नहीं मिल पाएंगे, ऐसे में जरूरी काम से कार्यालय आने वालों को भी सप्ताह के एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अब सभी सीओ रोजाना 1 घंटे आम लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान भी करेंगे। बिना हेलमेट कार चलाने के आरोप में रांची के युवक का कटा 1000 का चालान। रांची ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। रांची के अनगड़ा के महेशपुर गांव निवासी अमन एहतशाम के नाम पर ट्रैफिक पुलिस ने 1000 रुपए का चालान जारी कर दिया, जबकि गलती किसी और की थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चालान कार के लिए नहीं बल्कि एक स्कूटी सवार को बिना हेलमेट चलाने के आरोप में काटा गया है। अमन एहतशाम को 19 मई की देर रात परिवहन विभाग की ओर से मोबाइल पर चालान की सूचना मिली। जब उन्होंने चालान की तस्वीर देखी तो पता चला कि उसमें एक स्कूटी सवार व्यक्ति बिना हेलमेट की स्कूटी चला रहा है। अमन का कहना है कि इतनी तकनीक और संसाधनों के बावजूद पुलिस इस तरह की लापरवाही कर रही है। उन्होंने रांची के एसएसपी से इस गलत चालान को रद्द करने की मांग की है। झारखंड में उच्च माध्यमिक शिक्षा के नामांकन अनुपात से बढ़ी केंद्र की चिंता, जीआर 50% से भी कम। झारखंड में उच्च माध्यमिक शिक्षा 11वीं 12वीं में सकल नामांकन अनुपात जीआर महज 41.3% है। हालांकि स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर झारखंड में नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर पर यह काफी कम है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इसमें सुधार को लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के चालू वित्तीय वर्ष के बजट स्वीकृति को लेकर केंद्र में हुई प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड पैप की बैठक में झारखंड में स्कूली शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की स्थिति पर चिंता प्रकट की गई। साथ ही नामांकन अनुपात बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में ये बात सामने आई कि झारखंड के विद्यालयों में निचली कक्षाओं में तो नामांकन अनुपात ठीक रहता है, लेकिन ऊपरी कक्षाओं में अनुपात में गिरावट आने लगती है। +2 स्तर पर तो नामांकन अनुपात 50% से भी कम रह जाता है। केंद्र ने राज्य में ड्रॉप आउट में भी कमी लाने के निर्देश दिए हैं।